स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी जिसका नाम है गांव का खौफनाक रास्ता। जय श्री राम। मेरा नाम सोनू है। मैं लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। गांव में कपड़े सिलने का काम करता हूं। गांव में कोई और कपड़े सिलने की दुकान नहीं है जिस वजह से मुझे अच्छा काम मिल जाता था। मेरी उम्र लगभग 65 साल की है। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। घर में सभी लोग खुश थे। काफ़ी रिश्तेदार भी मौजूद थे। मुझे अपनी ससुराल जाना था। शायद उनकी कोई शादी की रस्म थी। उस वक्त ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी। मैं सोच रहा था यार शादी करके पहली बार ससुराल जाना है तो थोड़ा ठीक से ही जाऊं। मैं अपनी पत्नी निर्मला से बोला कल तुम्हारे घर चलेंगे। इतना सुनकर वो बहुत खुश हुई। शाम का वक्त था। मैं अपने दोस्तों से ससुराल कैसे जाऊं इसी पर बात कर रहा था। तभी पड़ोस में एक बूढ़ी काकी रहती थी। वो बोली, बेटा सोनू, अभी तक तुम्हारी हल्दी और मेहंदी की खुशबू नहीं गई है। ऐसे में तुम और निर्मला अभी कहीं मत जाओ। मैं बोला, क्यों अम्मा, सब तो जाते हैं, फिर हम क्यों नहीं? तभी बूढ़ी काकी बोली, बेटा तुम्हारी ससुराल का रास्ता प्रेतों से भरा पड़ा है, इसीलिए तुम और निर्मला कुछ दिन बाद चले जाना। इतना कहकर वो चली गई। मैंने उनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। बात आई गई हो गई। तभी मेरा दोस्त रघु बोला, सोनू भाई, कल भाभी को कौन सी सवारी से ले जा रहे हो? मैं बोला, यार रघु, यही बात की चिंता है, कैसे लेके जाऊंगा। तभी रघु बोला, चिंता ना कर, मेरे फूफा जी आए हुए हैं, उनके पास साइकिल है तो तू साइकिल ले जाइयो। साइकिल का नाम सुनकर मैं बड़ा खुश था क्योंकि उस समय साइकिल भी बहुत कम लोगों के पास होती थी। मैंने कह दिया, ठीक है भाई रघु, मैं साइकिल ले जाऊंगा। बैठे बैठे रात हो गई। सब लोग धीरे धीरे जा चुके थे। मैं भी निर्मला के पास गया और उसे साइकिल की बात बताई तो वो बहुत खुश होकर कहने लगी, जीवन में कल आपके साथ हम पहली बार साइकिल पर बैठेंगे। खुशी खुशी हम दोनों सो गए। सुबह आँख खुली तो निर्मला तैयार हो रही थी। मैं भी नहा धोकर तैयार होने लगा। तभी रघु साइकिल लेकर आ गया। हम बहुत खुश थे। तभी रघु बोला, सोनू भाई, मेरे फूफा जी भी कह रहे थे ध्यान से जाए सोनू उस रास्ते पर। मैंने कहा, ठीक है भाई। तभी निर्मला तैयार होकर आ गई। हमको साइकिल पर एक साथ गांव में चलने में शर्म आ रही थी। हम दोनों गांव के बाहर तक पैदल पैदल आ गए। गांव से बाहर आकर मैंने निर्मला को साइकिल पर बिठा लिया और हम बातें करते हुए चलने लगे। मेरी ससुराल लगभग 55 किलोमीटर दूर थी। हमें पता था हम दिन ढलने से पहले पहुंच जाएंगे। उस समय गांव में पक्के रास्ते नहीं हुआ करते थे, ना ही रास्तों पर इतनी भीड़ भाड़ होती थी। लगभग आधा सफ़र हमने तय कर दिया था। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तभी मैंने साइकिल एक बरगद के पेड़ के नीचे रोक दी और हम दोनों के साथ खाना लाए थे वो खाने लगे। थोड़ी देर में निर्मला बोली, शायद कोई आदमी रो रहा है। मुझे उसकी आवाज़ आ रही है जैसे वो बहुत दर्द में हो। मैंने कहा, होगा कोई, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फिर आगे चल पड़े। निर्मला बोली, ठीक है। लेटे लेटे कब हम दोनों की आंख लग गई पता नहीं चला। तभी निर्मला बोली, यहाँ सोने का इरादा है क्या? चलना नहीं है? मैं अपनी आंखें मसलता हुआ बोला, अरे यार, सूरज छुपने वाला है, जल्दी करो। हम लोग जैसे चलने लगे तभी निर्मला बोली, शायद कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ में है जो इतनी देर से रोए जा रहा है। मैंने कहा, निर्मला, तुम्हारे कान बज रहे हैं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। निर्मला कुछ ना बोली। अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ बस बड़े बड़े पेड़, खेत और जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी, जिस कारण निर्मला ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ रखा था। तभी एक आदमी मुझे सामने से आता दिखा। शायद उसके पैर में कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने उस आदमी के पास साइकिल रोकी और उससे पूछने लगा, अभी कितना दूर है नहर पार का गाँव? वो बस रो रहा था। पता नहीं निर्मला की पकड़ मेरे कंधे पर और तेज हो गई। मैं दोबारा उस आदमी से पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं बोला और आगे चला गया। तभी मैं निर्मला से बोला, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ लिया जिस कारण मेरे कंधे में दर्द हुआ है। वो कुछ ना बोली। मैंने साइकिल रोक दी। निर्मला को देखा तो वो डर के मारे कांप रही थी। वो बोली, आप जिससे रास्ता पूछ रहे थे, मुझे वो नहीं दिख रहा था। बस उसके रोने की आवाज़ आ रही थी जैसे बरगद के पेड़ के नीचे आ रही थी। मैंने निर्मला को शांत किया और बोला, छोड़ो, सब जल्दी पहुंचते हैं तुम्हारे घर पर, सब इंतज़ार कर रहे होंगे।
हम चलने लगे। हल्का हल्का डर मुझे भी लगने लगा था। अंधेरा बढ़ गया था। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई हमारे आगे आगे चल रहा हो। मैंने साइकिल तेज़ की, उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उस तरफ पहुंचा, डर के मारे मेरी रूह कांपने लगी। मेरे हाथ से साइकिल का हैंडल छूट गया, जिस कारण मैं और निर्मला खेत में जा गिरे, क्योंकि जिस लंगड़े आदमी को हम पीछे छोड़कर आए वो आगे कैसे आ सकता है। मैंने निर्मला को उठाया, शायद उसे चोट लग गई थी। मैंने साइकिल को और निर्मला को खेत से बाहर निकाला। तभी ज़ोर ज़ोर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। तभी निर्मला बोली, वो आदमी हमारी तरफ ही आ रहा है। मैंने निर्मला को साइकिल पर बिठाया और साइकिल तेज़ी से चलाने लगा। पेड़ बहुत तेज़ तेज़ हिल रहे थे, जैसे हमारे ही ऊपर गिरने वाले हों। तभी नहर भी आ गई। मैं तेज़ी से साइकिल चला रहा था, तभी सामने से रोते हुए आदमी की फिर से आवाज़ आने लगी। वो सामने ही खड़ा था और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका सर कटा हुआ था। मैंने निर्मला को बोल दिया, कसकर पकड़ लो और आंखें बंद रखना। उस आदमी का बढ़ता शरीर किसी खौफनाक शैतान की तरह हो गया था। मैंने भी साइकिल की रफ्तार तेज़ कर दी और आंखें बंद करके उस आदमी में ठोक दी। कुछ देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अचानक मेरी आंख खुली तो साइकिल चल रही थी। ससुराल सामने थी। ससुराल पहुंचकर निर्मला ने हमारे साथ घटी सारी घटना को सबको बता दिया। कुछ दिनों तक हमें वहीं रहना पड़ा, क्योंकि हम दोनों का बुखार नहीं उतर रहा था। तभी निर्मला के पिताजी गांव के पंडित जी को लेकर आए। उन्होंने हमारे सर पर टीका लगाया और हमें गंगा जल पिलाया और बोले, इन बच्चों ने बहुत बड़ी गलती करी है। जब इनके शरीर से हल्दी और मेहंदी की खुशबू नहीं हटी थी, ये क्यों घर से अकेले आए। मैंने पंडित जी से माफ़ी मांगी। पंडित जी बोले, वापस गांव जाने से पहले मेरे पास ज़रूर आना। अब तुम दोनों ठीक हो। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।